नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के लिए जो आपका पहला पेपर है, जो सभी के लिए कॉमन है, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान पर आधारित। उसी के अंतर्गत सामान्य ज्ञान जो है, उसके अंतर्गत जो यहाँ पर भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसी में हम आज का जो टॉपिक होगा देखेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास पर आधारित टोटल 26 प्रश्न आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले जो वीडियो हमने देखा था, वो देखा था मध्यकालीन भारत का इतिहास, और जिस पर आधारित जो प्रश्न हमने देखे थे वो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो भारत का भूगोल जो है, इसके बाद हम देखेंगे, यानी कि इसी सीरियल से ही चीजें हम देख रहे हैं। वैसे इस पहले पेपर में ऐसा कुछ खास कोर्स में नहीं है, पर जैसे संविधान हो गया तो गिनी चुनी चीजें करके एक एक हम देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 प्रश्नों में से पहला जो है आपका प्रश्न, पहला प्रश्न कह रहा है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है वो किसने की थी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन वास्को डिगामा जो है वो सही हो जाएगा। पुर्तगाली यात्री था वास्को डिगामा। इसने 1498 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के कोने से होते हुए भारत आया था, और कालीकट जो है इसके राजा जमोरिन ने जो है इसका स्वागत जो है वो किया था। और ये अपने साथ जो व्यापारिक वस्तुएं लाया था ना, उससे उसे 60 गुना ज्यादा लाभ जो है वो हुआ था। जो ये कालीकट है, ये आपका केरल में पड़ता है। केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट अंदर जो है वो पड़ता है। और ये जो वास्को डिगामा है, इसकी जो मृत्यु हुई थी वो यहीं पर ही हुई थी, यानी कि भारत में ही। दूसरा प्रश्न है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले जो है वो कौन थे। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका पुर्तगाली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी। तो पुर्तगाली जो है सबसे पहले आए थे, और पुर्तगाली जो है इन्होंने 1503 ईस्वी में कोचीन केरल में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री भी जो है वो खोली थी। और ये भी प्रश्न पूछा गया सबसे बाद में जाने वाले, तो पुर्तगाली ही सबसे लास्ट में गए भी थे। और अभी ऊपर वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया भी था कि जो ये वास्को डिगामा थे ये पुर्तगाली ही थे। तो यहाँ से भी आपको समझ में आ गया कि भारत में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली ही जो है वो थे। तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। यही प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था और कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर जो है वो देंगे। तो बताइए, एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन या फिर मै फ्लावर में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका रेड ड्रैगन जो है वो सही हो जाएगा। ये भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। और किसके नेतृत्व में, तो कैप्टन हॉकिंस थे। उनके नेतृत्व में जो है हेक्टर नाम का एक पहला अंग्रेज जहाज था, जो कि 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था। और जो हॉकिंस थे, उन्होंने ही वो पहला, या वही जो है वो पहले अंग्रेजी व्यक्ति थे या अंग्रेज व्यक्ति थे जिन्होंने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। और हॉकिंस के जहाजी बेड़े में ही ये आपका जो रेड ड्रैगन है, ये भी जो है वो शामिल था। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। ब्रिटिश, फ्रेंच, डच या पुर्तगाली में से कौन सा सही होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच या पुर्तगाली। बताना है आपको किस यूरोपीय ने भारत में अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित भी जो है वो किया। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ब्रिटिश जो है वो बिल्कुल सही होगा। 24 अगस्त 1608 को व्यापार के उद्देश्य से भारत का जो सूरत बंदरगाह था, इस पर अंग्रेजों का आगमन जो है वो हुआ था। लेकिन इसके 7 साल बाद अगर बात करें तो सर थॉमस रो, जो कि जेम्स प्रथम के राजदूत थे, उनकी अगुवाई में जो अंग्रेज थे, इनको सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमान बाद में मिल गया था। और बाद में फिर इन्होंने धीरे धीरे विस्तार कर दिया जो अपने व्यापार का था। पांचवा प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम जो है वो क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आपका
सी वाला ऑप्शन फोर्ट विलियम जो है आपका सही हो जाएगा। कलकत्ता नगर जो है इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी जॉब चिरनॉक ने। और यहां पर स्थित जो किला था, इसी को ही फोर्ट विलियम, मद्रास स्थित किले को फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है, और साथ ही साथ पुडुचेरी जो है उसमें निर्मित जो किला था उसको फोर्ट सेंट डेविड जो है वो कहा जाता है। यही आपसे पूछा गया था कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था, तो फोर्ट विलियम जो है वो था। छठा प्रश्न है आपका, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है वो कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, पूछा बहुत बार जाता है, बहुत बार रिपीट होता है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक या फिर कार्नवालिस। इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिनका जो टाइम था वो था 1773 से लेकर के 1785 ईस्वी। और वॉरेन जो हेस्टिंग्स था ना, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है वो था। यही प्रश्न आपसे पूछा गया था, पर पूछा ये भी जाता है कि किस एक्ट के तहत बनाया गया था। तो 1773 जो मैंने यहाँ सन लिखा हुआ है, इसी का रेगुलेटिंग एक्ट आपने सुना होगा। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसी के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल जो है इसे बनाया गया था। और जब ये आ गए वॉरेन हेस्टिंग्स, तो इन्होंने जो लॉर्ड क्लाइव थे उसकी द्वैध शासन जो प्रणाली थी, इसको समाप्त किया था। साथ ही साथ भारत में न्यायिक जो सेवा थी उसका जनक के रूप में भी इन्हीं को जो है वो जाना जाता है। साथ ही साथ प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना भी जो है इसी ने की थी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। सातवां प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है वो कब जो है वो हुआ था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न जो है हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। आपको बताना है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है वो कब हुआ था। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप कहेंगे 1664 ईस्वी में जो है वो बिल्कुल सही होगा। फ्रांस के सम्राट थे जिनका नाम था लुई 14, उनके मंत्री थे जिनका नाम था कोलबर्ट, उन्हीं के द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो हुई थी। नाम मैं कोलबर्ट का लिख देता हूं। तो इन्होंने की थी, और एक नाम इसको दिया गया था, वो था कंपनी द इंडस ओरिएंटल। कंपनी द इंडस ओरिएंटल नाम जो है इसी को दिया गया था। और ये जो कंपनी थी, इस पर फ्रांसीसी सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण भी जो है वो था। अगला निम्न में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती जो है वो नहीं है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए। पौंडीचेरी, माहे, गोवा, चंद्रनगर में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन गोवा जो है वो बिल्कुल सही होगा। और क्यों गोवा में जो है वो फ्रेंच बस्ती नहीं थी? क्योंकि इस पर 1510 से लेकर के 1961 तक पुर्तगालियों का अधिकार जो है वो रहा, ऐसा बताया जाता है। इसलिए गोवा के जो फ्रांसीसी थे उन्होंने अपनी बस्ती जो है वो नहीं खोली। नवा प्रश्न है कि धन का अपवहन सिद्धांत का निरूपण निम्नलिखित में से किसने जो है वो किया था? दाताबाई नौरोजी, एमजी रनाडे, आरसी दत्त या फिर बीसी पाल। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन यानी कि दादा भाई नौरोजी जो है वो सही होगा। ये होता आखिर क्या है धन का अपवहन सिद्धांत, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो इस सिद्धांत में यह होता है कि उन अलग अलग जो माध्य हैं उनसे, जिसके द्वारा भारत का जो धन है वो ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल के जो है वो भेजा जाता है, वो होता है धन का अपवहन सिद्धांत।
सबसे पहले जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने अपनी पुस्तक थी जिसका नाम था द पोवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत ही इनकी फेमस पुस्तक है द पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में ही धन निष्कासन का जो सिद्धांत है उसको उजागर जो है वो इन्होंने किया था। साथ ही साथ इन्होंने चर्चा भी इसके संदर्भ में की थी, और ये चर्चा इन्होंने की थी लंदन में आयोजित हुआ था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक। उसमें जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने अपना एक लेख शीर्ष था जिसका नाम था इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। उसमें इन्होंने पढ़ते हुए धन के निष्कासन की चर्चा भी जो है वो की थी। अगला प्रश्न है कि जो भूमि है उसकी पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली को किस स्थिति का संदर्भ है? तो ये जो चार ऑप्शन इतने बड़े बड़े दे रखे हैं, डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी ये सबसे पहले कब आई? तो 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिला था, उसमें कर्नल रीड और टॉमस मुनरो उन्होंने जो है वो लागू की थी। किसने? कर्नल रीड और टॉमस मुनरो ने। और ये जो व्यवस्था थी वो ब्रिटिश भारत जो था उसके लगभग 51% भूभाग पर लागू भी जो है वो हुई। 11 नंबर प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। अभी मैंने ऊपर वाले प्रश्न में दो नाम बताए थे, आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। कौन से दो नाम बताए मैंने? एक कर्नल रीड बताया, एक टॉमस मुनरो बताया। ऑप्शन देखिए सी में लिखा हुआ है थॉमस मुनरो, बस यही जो है वो सही हो जाएगा। बाकी टाइम मैंने बता दिया 1792 ईस्वी में, जगह मैंने बता दी मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिला, और कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो जो हैं ये जो है इसके जन्मदाता के रूप में हो जाएंगे। अगला है भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की जो प्रणाली है वो किसने जो है वो शुरू की थी? चार ऑप्शन है, बताइए। लॉर्ड कर्जन, डलहौजी, हेस्टिंग्स या कॉर्नवालिस में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो सही होगा। इन्हीं के द्वारा 1793 ईस्वी में बंगाल हो गया, बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, इसके बनारस में ब्रिटिश भारत के 90 नहीं 19% जो भूभाग है उस पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है वो लागू की थी। किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और यही जो व्यवस्था थी इसको जमींदारी और इस्तिमारारी व्यवस्था भी जो है वो कहा जाता है। 13 नंबर प्रश्न है कि किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त इस्तिमारारी बंदोबस्त शुरू जो है वो किया गया था? बस सेम प्रश्न देखिए ऊपर ही वाला है, बस यहाँ पर दूसरे तरीके से पूछ लिया गया, वहां दूसरे तरीके से पूछा गया था। मैंने अभी बताया कि उसी को इस्तिमारारी बंदोबस्त कहते हैं। और ऊपर वाले प्रश्न को मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस था स्थायी बंदोबस्त, तो इसी को कहते हैं। तो यहाँ भी आंसर आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ही जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 40 नंबर प्रश्न कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण जो है वो क्या था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। इन्हीं तीनों में ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन देखिए देखने की भी आवश्यकता नहीं है। बताइए एबीसी में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। तो 18वीं सदी में बंगाल में जो वस्त्र उद्योग है उसके पतन का यही रीजन था कि उस पर उच्च टैक्स लगाया जाने लगा, उच्च कर लगाया जाने लगा, तट पर जो कर लगाया जाता है, तो उसी कारण जो है वो धीरे धीरे पतन जो है वो होने लगा। अगला देखते हैं, भारत में पहला रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इजी भी बहुत है, सभी को पता अवश्य होगा। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो बम्बई और थाने जो है वो सही हो जाएगा। पहले नाम बम्बई था इसलिए बम्बई लिखा रहता है, अब वर्तमान में मुंबई हो गया इसलिए मुंबई लिखा रहता है। तो भारत में पहली रेल लाइन का जो निर्माण था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से थाने जो है इसके बीच स्थापित की गई थी। जो पहला प्रयास था रेल निर्माण की दिशा में
ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। और क्यों इसमें पूंजी निवेश की गई थी? तो मुख्य उद्देश्य यही था कि जो कच्चा माल है उसको देश के अंदर के हिस्सों से बंदरगाहों तक जो है वो पहुंचाया जा सके। अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू जो है वो की गई, उनमें शामिल थे। बताइए रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित कौन कौन से शामिल थे। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं सभी इसमें आ जाएंगे। मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई हो गया, पूर्वी बंगाल है, असम है, दुर्ग है। तो आंसर आपका डी वाला इस आधार पर 1 2 3 4 5 वाला सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व जो प्रणाली है उसका निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ जो है वो प्राप्त किया है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका जमींदार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो जमींदार होता था वो भूमि का स्थायी स्वामी होता था। भूमि पर उसका अधिकार पैतृक और हस्तांतरणीय होता था। और जो जमींदार थे इन्हीं को किसानों से जो भू राजस्व वसूला जाता था उस कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग स्वयं अपने पास रखना होता था। तो कंपनी को तो लाभ हो ही रहा है, साथ ही साथ जमींदार को भी इसमें अपना लाभ हो रहा है। तो भू राजस्व प्रणाली का जो अधिक लाभ प्राप्त किया वो जमींदार ने प्राप्त किया। अगला है सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है ताकि पूरा प्रश्न आपको दिखाई दे। तो एक तरफ ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण लिखे हुए हैं, एक तरफ उनकी विशेषता लिखी हुई है और नीचे जो है वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको मिलान करना है और बताना है कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका जो वाणिज्यिक चरण है ये वाणिज्यिक चरण एकाधिपत्य व्यापार और प्रत्यक्ष विनियोग का काल से संबंधित हो जाएगा, आमने सामने है। औद्योगिक चरण मुक्त व्यापार का काल से संबंधित हो जाएगा और वित्तीय पूंजीवाद ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल हो जाएगा। यानी आंसर आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यानी सभी आमने सामने ही जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगला देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि के न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार ब्रिटिश सरकार को दिया गया था। और इसी का जो आंसर होगा ना, इसी को काला कानून भी कहा गया था। अब बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका पहला ही ऑप्शन 1919 का रोलेट अधिनियम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1900 इससे 2 साल पहले 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट थे, इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। उद्देश्य इसका यह रखा गया था कि आतंकवाद को कुचला जाए और एक प्रभावी योजना का निर्माण किया जाए। रोलेट एक्ट जो है आपका 1919 का जब टाइम आया तब लागू कर दिया गया। अब इसमें यह था कि बिना कोई अपील, बिना कोई वकील, बिना कोई दलील का कानून के रूप में इसे देखा गया। और इसमें रोलेट एक्ट में था कि किसी भी व्यक्ति पर बिना कोई आरोप के मुकदमा चलाया जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर जो क्रांतिकारी थे, भारतीय थे, उनको दबाने का प्रयास किया गया था। इसमें जो मजिस्ट्रेट थे उनके पास ये अधिकार हो गया था कि किसी भी कोई संदेहास्पद स्थिति है, कोई व्यक्ति है, तो उसको गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा जो है वो चलाया जा सकता था। और साथ ही साथ अंग्रेज सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को भी दंडित कर सकती थी। तो ये सारी चीजें जो है वो थी इस रोलेट एक्ट में। 20 प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध जो है वो क्यों किया। बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न करना, ये जो है वो सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध इसीलिए जो है वो किया था। 21 नंबर प्रश्न है कि ए ओ ह्यूम जो है उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो प्रश्न में नहीं पूछा गया, इस चीज का ध्यान रखिए। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो इन्होंने कांग्रेस के 2 सत्रों की अध्यक्षता की, बस यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये कथन सही नहीं है। जो ए ओ ह्यूम थे ना, इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, ये भी पूछा जाता है। तो लॉर्ड डफरिन था, ये भी ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डफरिन जो है 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बना था। और जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये आप जानते हैं सबसे पहले 1885 से जो है वो शुरू हुआ था। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। ये बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत से कॉम्पिटिटिव लेवल वाले जो एग्जाम है, कंपटीशन लेवल वाले, उनमें पूछा जाता है बार बार। बताइए, लखनऊ, कलकत्ता, बंबई, मद्रास में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में जो है वो हुआ था। ध्यान रखिएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अगर ऑप्शन में देखेंगे तो लखनऊ में 3 अधिवेशन हुए थे। एक 1899 में हुआ था, एक 1916 में हुआ था, एक 1936 में हुआ था। कलकत्ता जो है इसमें 10 अधिवेशन हुए थे। मद्रास जो है इसमें 7 अधिवेशन हुए थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बताइए, 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप कहेंगे 72 प्रतिनिधि थे जिन्होंने हिस्सा जो है वो लिया था। ये जो अधिवेशन था ना, इसको पुणे में आयोजित होना था, लेकिन वहां हैजा फैल गया था। उसी के परिणाम स्वरूप ये बंबई में जो है वो आयोजित हुआ था। 24 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया था, वो कहां पर हुआ था। ये भी आपका पूछा जाता है 1906 वाला। बताइए, इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका कलकत्ता जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था ना, इसकी अध्यक्षता में 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। एक था स्वदेशी आंदोलन, एक था बहिष्कार आंदोलन, एक था राष्ट्रीय शिक्षा और एक था स्वशासन। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पूर्ण स्वराज्य की जो शपथ है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी। कलकत्ता, लाहौर, इलाहाबाद या फिर मद्रास। बताइए, इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका लाहौर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है आपका 1929 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन। और इसी में जो है जो प्रश्न पूछा गया, पूर्ण स्वराज की शपथ जो है वो कांग्रेस के अधिवेशन में ली गई थी। तो 25 प्रश्न हो गए। 26वां लास्ट प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 26 प्रश्न हम जो है वो देखेंगे, और इसके बाद एक प्रश्न हम इसके आगे वाला जो चैप्टर होगा ना उससे रिलेटेड पूछेंगे। इसके बाद जो हम चैप्टर देखेंगे वो हमारा होगा भूगोल पर आधारित। भारत का भूगोल आप जो कोर्स में देख पा रहे हैं ना, इस पर बेस्ड हम आगे प्रश्न को देखेंगे। तो ये है हमारा इस वीडियो का प्रश्न, लास्ट प्रश्न। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे है, शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को और लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ये फर्स्ट पेपर सभी के लिए कॉमन है, तो सभी लोग इन प्रश्नों की अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस जो है वो कर सके। तो देखते हैं हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 26 नंबर, कि भारतीय तिरंगे का पहली बार जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने कहां पर ध्वजारोहण किया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 1947 में लाल किले की प्राचीर से, 1929 में लाहौर में रावी के तट पर, या जब भारत 1950 में प्रजातांत्रिक गणतंत्र बन गया तब, या जब 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया तब। तो बताइए, इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही होगा। 1929 में लाहौर जो है उसमें रावी के तट पर 31 दिसंबर 1929 का दिन था, इसको जो है जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा जो है वो फहराया था। तो ये ध्यान रखिएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। अगला जो चैप्टर है भूगोल वाला, उससे रिलेटेड हम प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि रेगुर जो है वो किसका नाम है। लाल मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी का। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ 26 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे, अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा। और इससे पहले के चैप्टर के आपने जो प्रश्न है वो नहीं देखे हैं
तो वीडियो या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।